आज हम लेसन 8 जल पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना जल। सभी को पता है जल के बारे में। पृथ्वी पर खारे और ताजे जल का मुख्य स्रोत क्या है? देखो, जल क्या है, दो तरह का होता है बेटा। एक ताज़ा जल और दूसरा खारा जल। ठीक है, खारा जल समुद्रों में पाया जाता है और ताज़ा जल जो है वर्षा या नदियों झीलों के अंदर पाया जाता है। अब इसके स्रोत क्या हैं? तो खारा जल जो है महासागर में है और ताज़ा जल जो होता है वो वर्षा के रूप में मिलता है, या फिर आपको कुछ जो है नदियां हैं बहती हुई उनके रूप में, तो या फिर कुआं, उनसे प्राप्त होता है। लवणीय जल और ताज़े जल के बीच में क्या अंतर है? देखो, लवणीय जल जो होता है वो खारा होता है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है और पीने लायक नहीं होता है। और ताज़ा जल क्या होता है? पीने लायक होता है, इसमें नमक की मात्रा बेहद कम होती है। जल चक्र क्या होता है? जल का पानी का वाष्पीकरण होना, समुद्र से, नदियों से, झीलों से वाष्पीकरण होना, और वाष्पीकरण होकर फिर उनका बादल बनना, और बादल बन के फिर वापस उनका क्या होना? रेन होना, और फिर पुनः नदियों वगैरह में आना, और फिर नदियों से दोबारा समुद्र में जाना, और फिर क्या होना? वाष्पीकरण होना। तो ये जो चक्र चलता रहता है उसको हम जल चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व की प्रमुख जलराशियाँ कौन सी हैं? तो विश्व की प्रमुख जलराशियाँ तो भी महासागर हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, ये सब क्या है? विश्व की प्रमुख जलराशियाँ। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, जल चक्र क्या है? जल चक्र पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में निरंतर प्रवाह या जल की गति है। यानी आपका पृथ्वी पर जो पानी है वो वाष्प होकर बनकर कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा, बादल बनेगा, रेन होगी, और फिर वापस पुनः पृथ्वी पर आ जाएगा। ठीक है, ये चक्र क्या है? जल चक्र है। जल चक्र की प्रक्रियाओं में क्या शामिल है? वाष्पीकरण है, संघनन है, वर्षण है और प्रवाह है। यानी वाष्प बनना है, बादल बनना है, फिर वर्षा आना है और नदियों में बहना है, ये सब है। ये चक्र भूमि और जलराशियों से वाष्पीकरण के साथ शुरू होता है और जल तरल से वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में प्रवेश करता है। ठीक है, तरल से वाष्प, ये आपको बता ही दिया, क्लियर हो गया कि वायुमंडल में वाष्प बनती है, जाकर पानी जो है वायुमंडल में वाष्प के रूप में पहुंचता है, फिर बादल बनते हैं, और बादल से फिर क्या बनती है? रेन आती है। रेन आने के बाद में क्या होता है? वो पानी नदियों और झीलों में बहता है और बहकर समुद्र में जाता है, और समुद्र से फिर वापस क्या होता है? पुनः वाष्पीकरण होता है। क्लियर। अगला देखिए, वायुमंडल से जल वाष्पित होकर, जो वायुमंडल में जो जल वाष्पित होकर क्या होगा? संघनित होगा, तरल अवस्था में वर्षा का रूप लेगा, और वर्षा क्या आएगी? वर्षा कई रूपों में आती है। वर्षा से हिम वर्षा, यानी ओलों के रूप में, या कई बार अकेले ओले आते हैं, कई बार ओलों के साथ बारिश आती है, और कई बार सिंपल बारिश आती है। तो वर्षा बर्फ या ओलों के रूप में भूमि की सतह पर गिरता है। भूमि पर वर्षा के तीन विभिन्न तरीकों से वितरित होती है। जैसे यहाँ पर वर्षा के 3 प्रकार दे रखे हैं। यहाँ पर भूमि पर वर्षा जो है 3 विभिन्न तरीकों से वितरित होती है, जैसे यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर ये देखो, ये चित्र दिखा रहा है कि वाष्पीकरण हुआ, फिर संघनन हुआ, संघनन के बाद बारिश आई, बारिश के बाद में आपका क्या हुआ? यहाँ पर पानी जो है बह रहा है नदियों के रूप में, और फिर समुद्र में जा रहा है। क्लियर। कुछ वाष्पीकरण से वायुमंडल में लौट जाती है, कुछ पानी वायुमंडल में वाष्पीकरण से वापस लौट जाता है, कुछ मिट्टी और चट्टानों में समा जाता है, और कुछ क्या होता है? नदियों और द्वारा बहकर समुद्र में चला जाता है। तो जो पानी वर्षा से आया उसका 3 टाइप हुए। एक तो क्या हुआ कि वाष्पीकरण होकर वापस चला गया। दूसरा क्या हुआ? यहाँ पर परतों में धरती के अंदर समा गया, जो हम कुआं खोदेंगे तो हमें क्या होगा? बाद में प्राप्त होगा भूमजल के रूप में। और तीसरा क्या है आपका? नदियों द्वारा बहा और समुद्र के अंदर चला गया। ठीक है। ताज़ा जल या लवणीय जल। तो पृथ्वी पर जो हम जानते हैं कि कुल क्षेत्रफल का जो है 70%, यहाँ दे रखा है 71% जल जो है वो क्या है? ढका हुआ है। पृथ्वी का 71% भाग जल से ढका हुआ है। अब हम टोटल जल की बात करें, अगर टोटल जल 100% है तो उसका 97.2% जल क्या है? महासागरों में खारा है। बच गया 2.8% जल क्या है? ताज़ा जल है। ठीक है, और उसमें से भी 2.8 में से भी 2.15% जो जल है वो बर्फ़ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। बच गया आपका 0.02% जल, वो आपका जल जो है पौधों, मनुष्यों या फिर आपके पशुओं के द्वारा खपत में काम में लिया जाता है। लवणता, लवणता के अंदर आता है खारापन। ठीक है, कि जल का खारापन जो होता है, जब नदियाँ समुद्र में गिरती हैं तो वो समुद्रों का खारापन क्या करती हैं? कम कर देती हैं। तो समुद्र का जल इसलिए खारा होता है। अब खारा क्यों होता है? क्योंकि नदियाँ अपने साथ जो है कई बार ऐसी चट्टानों के ऊपर से गुजरती हैं जिनके अंदर नमक होता है, तो वो उस नमक को घोल लेती हैं और फिर जाकर समुद्र के अंदर गिरा देती हैं।
इन खनिजों में से कुछ का पौधों और समुद्री जीवों द्वारा प्रयोग कर लिया जाता है, जबकि अन्य जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, ठीक है, जो बच जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका नमक बना देते हैं। जब वाष्पीकरण होता है तो नमक शेष रह जाता है, पानी उड़ जाता है। इसी कारण समुद्रों का वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा होता है समुद्रों में बेटा। इसी वजह से क्या होता है, नमक समुद्रों में ज़्यादा पाया जाता है। प्रमुख जलराशियाँ कौन सी हैं, तो 4 महासागर ही हैं हमारे प्रमुख जलराशि, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। क्लियर है। तो महासागर और समुद्र विश्व का सबसे खारा जल बनाते हैं। नदियाँ, झीलें और सतह की बर्फ विश्व में सब ताज़ा पानी बनाती हैं। तो खारा पानी कहाँ है, महासागर और समुद्रों में, और ताज़ा पानी कहाँ पे है, नदियों, झीलों और आपके सतह की बर्फ में है। ठीक है। भूमि पर कुछ झीलें जो होती हैं वो खारे पानी की भी होती हैं, जैसे मृत सागर है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, ये आपकी क्या है, खारे पानी की झीलें हैं, क्योंकि इनके नीचे की जो चट्टानें हैं उनमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। जल की गति की बात करें तो वो समुद्र का जो पानी है वो 2 तरह से गति करता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, दोनों प्रकार की गति होती है। अब ये दोनों गतियाँ क्यों होती हैं, समुद्र का पानी के अंदर गति क्यों होती है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होती है, हवाओं की वजह से, पवनों की वजह से, अंतर्जनित बल की वजह से, इन सब कारणों से क्या होती है आपकी, और तापमान की वजह से, और लवणता यानी खारेपन के अंतर की वजह से। ये सब कारण है जिसकी वजह से समुद्र का जल जो है अलग अलग जगह अलग अलग खारा होता है। क्लियर है। यहाँ पर प्रमुख जल राशियाँ जो है यहाँ पर दिखाई गई हैं, जल दिखाया गया धरती पे। आगे देखिए क्या है, तरंगे क्या होती हैं, लहर होती हैं। तरंग समुद्र, जब आप पानी के अंदर पत्थर गिरते हैं तो एक तरंग पैदा होती है। ठीक है, ये तरंगे क्या करती हैं, किसकी जो वजह से पैदा होती है, समुद्रों में पवनों की वजह से पैदा होती हैं। समुद्र के जल में इसकी वजह से पवन क्या आते हैं, पवनों की वजह से उतार चढ़ाव आते हैं, और इसे उतार चढ़ाव को, जब चढ़ाव होता है तो उसको हम शिखा बोलते हैं, जो पानी नीचे उतरता है तो उसमें उसको द्रोण कहते हैं। तो याद रखिए, जो पानी समुद्र की लहर का पानी जब ऊपर चढ़ता है तो उसको शिखा बोलते हैं, और जब नीचे उतरता है तो क्या बोलते हैं, द्रोण कहते हैं। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ऊंचाई और नीचाई के बीच में कितनी दूरी है, यानी कि तरंग कितनी ऊंची उठी, इस आधार पर क्या बनता है, तरंग दैर्घ्य बनता है। क्लियर है। हल्की सी तरंगे जो होती हैं वो छोटी लहरों को या छल्लों को बनाती हैं, और जो तूफानी लहरें होती हैं वो क्या बनाती हैं, बड़ी तरंगों को जन्म देती हैं। तो हल्की तरंगे और बड़ी तरंगे किससे बनती हैं, लहरों से, आपकी हवाओं से बनती हैं। अगला आता है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा में देखिए, लहरों के अलावा समुद्र का जल जो है एक नियमित दिशा में बहता है। समुद्र का पानी कई बार क्या होता है कि नदी की तरह एक ही दिशा में बहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, महासागरीय जो है धारा कहते हैं। ठीक है, ये नियमित रूप से गति जो है जल स्तर के उतार और चढ़ाव के रूप में देखी जाती है। जल स्तरों का यह परिवर्तन ज्वार भाटा के रूप में जाना जाता है। जब पानी ऊपर उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं, जब पानी नीचे गिरता है तो उसको भाटा कहते हैं। और ये ज्वार भाटा किसकी वजह से आता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। और जो चंद्रमा का आकर्षण है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए जो चंद्रमा जो होता है ज्वार भाटा के लिए अधिक उत्तरदायी होता है। यहाँ पर देखिए अगला, तटीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, किनारों पर जो लोग रहते हैं, उनको उच्च ज्वार के दौरान समुद्र से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है कि जब ऊंची लहर आती है तो समुद्र से आप दूर रहिए। कभी कभी उच्च ज्वार समुद्र के पास की वस्तुओं को और लोगों को खींच ले जाने में सक्षम होते हैं, यानी वहाँ पर क्या आ जाती है, सुनामी आ जाती है, यानी लहर, बड़ी लहर आती है जो उनको बहा कर ले जाती है। इसे ज्वारीय धारा कहते हैं। निम्न ज्वार में लोग समुद्र तल के नीचे में चलने में सक्षम होते हैं, उसके प्रतिरूप को देख सकते हैं। यानी पानी जब ऊपर उठता है तो हम उसको ज्वार कहते हैं बेटा, और नीचे जब जाता है तो बैठता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। और किसकी वजह से आते हैं, आपके जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से आते हैं, और आपका चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होता है इसमें प्रभावित, क्योंकि वो हमारे पास है, चंद्रमा सूर्य की तुलना में ज़्यादा पास है। उच्च ज्वार जो भाटा है सामान्यतः ऊंचे होते हैं, और इन तो ऊंचे उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्त ज्वार कहते हैं। यह महीने में 2 बार आता है, या अमावस और पूर्णिमा को। उच्च ज्वार कब होता है, जब आपका क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में होते हैं। ये देखिए ऊपर यहाँ दिखा रखा है, एक ही लाइन में होते हैं तो वो क्या होता है, उच्च ज्वार आते हैं। लेकिन जब सूर्य चंद्रमा एक ज्वार नहीं होकर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यहाँ देखिए सूर्य है, फिर पृथ्वी है यहाँ पर सामने, और उसके ऊपर क्या है आपका चंद्रमा है, या फिर नीचे चंद्रमा है।
चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब या तो 90 डिग्री का कोण बना रहे, नीचे भी देखिए आपका चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो ऐसा जब एंगल बनता है उस समय क्या आता है, आपका निम्न ज्वार आता है। ये कब होता है, आपका चतुर्थी को होता है। जब सूर्य चंद्रमा अलग अलग दिशाओं में होते हैं तो निम्न ज्वार आता है। तो चंद्रमा का बल सूर्य के बल का विरोध करता है और निम्न और उच्च ज्वार भाटा में जल का स्तर में ज़्यादा अंतर नहीं रहता, इसीलिए जो क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ये माह में पहले और तीसरी चतुर्थी को आता है, यानी पहले चतुर्थी को और जो तीसरी चतुर्थी में चतुर्थांश होता है उसमें अंदर आता है। आगे देखिए, उसके बाद में दे रखा है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, ये पहले ही बता दिया। जब समुद्र का पानी नदी की तरह एक निश्चित दिशा में बहता है, एक ही साइड समुद्र का पानी बह रहा है नदी की तरह, तो हम उसको क्या कहेंगे, महासागरीय धारा कहेंगे। यहाँ पर कुछ महासागरीय धाराएं दिखाई गई हैं, वो हमेशा फिक्स हैं। ऐसे ही समुद्र का पानी जो है गति करता है। इसको हम क्या करेंगे, जब हमारा मैप वर्क करेंगे उसके साथ क्लियर कर लेंगे। आगे चलिए, महासागरीय धाराएं जो है महासागरों में परिसंचरण तंत्र बनाने का कार्य करती हैं। इससे क्या होता है, उच्च और निम्न अक्षांशों के बीच में समुद्र की विभिन्न गहराइयों में क्या होता है, ऊष्मा का विनिमय होता है। यानी ये धाराएं क्या होती हैं, वे देखो यहाँ से विषुवत रेखा से यानी बीच में से कहाँ जा रही हैं, ऊपर की ओर जा रही हैं, या फिर इक्वेटर के पास विषुवत धारा से यहाँ से पर क्या जा रही हैं, नीचे की ओर जा रही हैं, या तो ऊपर जा रही हैं तो इस वहाँ। ठीक, इसी तरह से क्या हो रहा है, कुछ जगहों पर हमने देखा जो पानी की जो धारा है वो ऊपर से नीचे की ओर भी आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, नीले रंग में दिखाई दे रही है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, ये ध्रुवों की तरफ से आ रही है, ये ठंडी धाराएं हैं, और जो इक्वेटर के पास से जा रही है वो गर्म धाराएं हैं। क्लियर है, आगे चलें। तो महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, सतही धारा और गहरी धारा। सतही धाराएं जो होती हैं जल के सतह पर प्रचलित पवनों के घर्षण के कारण होती हैं, यानी पानी की जो सरफेस है उसके ऊपर हवाओं का जो दबाव लगता है, प्रेशर लगता है, लहर उठती है, उसकी वजह से होती हैं। और जो गहरी धाराएं होती हैं वो समुद्र के अंदर का टेम्परेचर की वजह से या जल की घनत्व की वजह से होती हैं। महासागर की धाराएं जो हैं ठंडी और गर्म हो सकती हैं। ठंडी धाराएं ठंडे क्षेत्रों से आती हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ध्रुवों की तरफ से नीचे की ओर आ रही हैं। और गर्म धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती हैं, यानी विषुवत रेखा से कहाँ जाती हैं, ध्रुवों की ओर जाती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह। इसलिए समुद्र की धाराएं जो होती हैं गर्म जल को ध्रुवों की ओर लेके जाती हैं और ठंडे जल को भूमध्य रेखा की तरफ लाती हैं। इससे क्या होता है, समुद्र का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इक्वल बना रहता है। ये धाराएं जल के अंदर ताप और लवण का वितरण में सहायक होती हैं। इससे क्या होता है, टेम्परेचर सभी जगह का एक जगह एक सा हो जाता है, और आपका जो लवणता है, खारापन है, वो भी क्या होता है, सेम हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध की महासागरीय धाराएं दक्षिणी गोलार्ध में दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराएं वामावर्त दिशा में बहती हैं। यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो महासागरीय धाराएं वो बाएं हाथ की तरफ घूमती हैं, वामावर्त यानी बाएं हाथ की तरफ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की धाराएं बाएं हाथ की तरफ जाती हैं, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में ऊपर वाला जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें ये कहाँ जाती हैं, आपके दाएं हाथ की तरफ जाती हैं, दक्षिणावर्त जाती हैं। सुनामी देखिए, अंतर्जनित गतियाँ, समुद्र के अंदर कुछ अंदर गतियाँ होती रहती हैं लहरों के अंदर, जिसकी वजह से क्या जो समुद्र के अंदर नीचे जो तल है उसमें कहीं ना कहीं प्लेटें हैं, उन प्लेटों के बीच में अंदर गतियाँ होती रहती हैं, जैसे भूकंप है। उन गतियों के कारण भूकंप और आपका ज्वालामुखी आते रहते हैं, जिन्हें हम जब समुद्र में भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं और जिसकी वजह से ऊंची लहरें उठती हैं तो हम उसको कहते हैं सुनामी कहते हैं, और सुनामी क्या करती है, तटीय किनारों पर तबाही मचाती है। गहरे जल की जो अंदर सुनामी होती है वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और जब ये सुनामी निकट तटीय किनारों पर पहुंचती है तो क्या होती है, वहां पर तबाही मचा देती है। और उथला समुद्र गति जो है वो तरंग धैर्य को क्या करता है, कम करता है, लेकिन तरंग को बहुत ऊंचा तक उठा देता है। जब गहरा समुद्र होता है वहाँ पर लहरें बड़ी ज़्यादा आती हैं, कहने का मतलब है जो उथला समुद्र होता है, ज़्यादा समुद्र गहरा नहीं है, वहाँ पर भी क्या होता है, आपका तरंग धैर्य क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लेकिन तरंग को क्या करता है, बहुत ऊंचा उठा देता है। त्वरितपूर्ण अवलोकन एक बार कर लेते हैं, देख लेते हैं चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा वायुमंडल और पृथ्वी की जलाशयों के बीच में जल के अंदर निरंतर गति होती रहती है। ठीक है, जल चक्र क्या होता है, वाष्पीकृत होकर जल वाष्प के रूप में ऊपर उठता है और वर्षा के रूप में वापस आ जाता है।
महासागरीय धाराओं में निरंतर गति होती रहती है, जैसे लहरें, ज्वार भाटा, समुद्री धाराएं आदि। ज्वार भाटा समुद्र, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, और सुनामी जो है पृथ्वी के अंतर्जनित गतियों के कारण आती है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी आदि के बारे में के कारण आती है। अगला आता है लवणता। लवणता का मतलब होता है समुद्र में खारापन। ज्वार भाटा का मतलब है जो समुद्र के पानी का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा। और दिन में कब कितनी बार आता है? 2 बार आता है। वैध ज्वार कब आता है? अमावस और पूर्णिमा को आता है। और लघु ज्वार जो होता है चंद्रमा की पहली और अंतिम चतुर्थार्थ जो कला है उसके आने वाले टाइम पीरियड में आता है। महासागरीय धाराएं क्या होता है? जब महासागर का पानी नदी की तरह एक ही दिशा में बहता है तब हम उसको क्या कहते हैं? महासागरीय धाराएं कहते हैं। अब यहाँ पर आपको चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़ा दिया गया बेटा। अब आप इसको 1 या 2 बार सुन लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में हेल्प हो सके।